नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 10। न्यूज एट 10 में अगले 1 घंटे होंगी देश और दुनिया की बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। आज सीबीआई की तरफ से अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज होनी है हाईकोर्ट में सुनवाई। इससे पहले ईडी से उनको राहत मिल चुकी है। इसके अलावा जम्मू में फिर से एक बार डोडा में मुठभेड़ जो है वो शुरू हो चुकी है। आपको बता दें डोडा के देसा के करलान इलाके में ये मुठभेड़ जारी है। इसके अलावा बात होगी ओमान में जिस तरीके का एक बड़ा हादसा, तेल हादसा हुआ है। इसके अलावा खबरें होंगी खेल, कारोबार और एंटरटेनमेंट जगत की। शुरुआत करते हैं न्यूज़ 10 की हेडलाइंस के साथ। शराब नीति घोटाले में सीबीआई केस में केजरीवाल की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई आज। ईडी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिल चुकी है जमानत। जम्मू कश्मीर के डोडा के देसा के करलान इलाके में मुठभेड़ फिर शुरू। सुरक्षा बलों का देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू। यूपी में उपचुनाव को लेकर तेज हुई राजनीतिक हलचल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुलाई मंत्रियों की बैठक। ओमान में बड़ा हादसा, तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता, तलाश जारी। बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में आरक्षण के मुद्दे पर हिंसक प्रदर्शन, 6 की मौत, कई जख्मी, स्कूल कॉलेज अगले आदेश तक बंद। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले में सीबीआई केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। प्रवर्तन निदेशालय से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुप्रीम कोर्ट उन्हें पहले ही राहत मिल चुकी है। वहीं अब सीबीआई से जुड़े भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के केस में आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। केजरीवाल ने जमानत के अलावा अपनी गिरफ्तारी को भी दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा इस मामले की सुनवाई करेंगी। खास बात यह है कि इस मामले में केजरीवाल ने जमानत के लिए निचली अदालत में याचिका दाखिल नहीं की, बल्कि सीधा दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। पिछली सुनवाई पर सीबीआई ने इस बात पर आपत्ति भी जताई थी, लेकिन केजरीवाल की तरफ से कहा गया कि वो जमानत के लिए सीधा हाईकोर्ट आ सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई मामलों में ये व्यवस्था दी है, जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को जवाब दाखिल करने का नोटिस देते हुए सुनवाई आज के लिए तय की है। अरविंद केजरीवाल को इसी साल मार्च में दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरेस्ट किया गया था। सीबीआई भ्रष्टाचार के मामले की जांच कर रही है। वहीं ईडी मनी लॉन्ड्रिंग की धाराओं में मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर चुकी है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 25 जुलाई तक बढ़ा दी है। ईडी द्वारा दायर चार्जशीट के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी। केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई को कथित आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत दे दी थी, लेकिन सीबीआई की ओर से दर्ज केस की वजह से वो जेल में बंद है। केजरीवाल को 26 जून को सीबीआई ने गिरफ्तार किया गया था। इससे पहले केजरीवाल को इसी साल मार्च में ईडी ने गिरफ्तार किया था। तो आज शराब घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले, जो सीबीआई की तरफ से मामला दर्ज है दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के ऊपर, उसको लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक अहम सुनवाई होने वाली है। और आज जो सुनवाई है उसमें ये साफ हो जाएगा कि क्या आज सीबीआई से जुड़ा ये जो मामला है उसमें अरविंद केजरीवाल को रियायत मिलती है या नहीं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के डोडा के देसा के करलान इलाके में आतंकियों से एक बार फिर मुठभेड़ की शुरुआत हुई है। सोमवार शाम से शुरू हुई मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बल लगातार तीसरे दिन देसा के जंगलों में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान चला रहे हैं। आपको बता दें कि आतंकियों ने संयुक्त सुरक्षा बलों पर हमला किया था, जिसमें एक मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए थे। आतंकवादियों को बेअसर करने के लिए सुरक्षा बलों ने अपने अभियान में पैरा कमांडो की सेवाएं ली हैं। इसके साथ ही अतिरिक्त जवानों को तैनात किया गया है और जंगल में हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है।
तो आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू में लगातार आतंकी घटनाएं हो रही हैं और अभी इस समय जम्मू कश्मीर के डोसा के करलान इलाके में इस समय मुठभेड़ जारी है, जहां सुरक्षा बल और आतंकवादियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों से आतंकवादियों की घटना बढ़ने के कारण पैरा कमांडो की मदद ली गई है और अब इस समय ये कहा जा रहा है कि मुठभेड़ जो है वो अभी भी जारी है और आतंकियों ने एक बार फिर से मुठभेड़ की शुरुआत की है। सुरक्षा बल भी इस समय लगे हुए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से जम्मू में लगातार आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, सुरक्षा बल लगातार तैनात हैं और दोनों तरफ से कार्रवाई की जा रही है। अब पैरा कमांडो की भी मदद ली जा रही है और आपको बता दें कि आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया है और इस हमला में एक कैप्टन समेत 4 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ताहिर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ताहिर, आपसे जानना चाहेंगे, ताज़ा जानकारी बताइए। आप डोडा के करलान इलाके में मुठभेड़ जारी है, किस तरीके से सफलता मिली है सुरक्षा बलों को और कितने आतंकवादी जो हैं वो बताए जा रहे हैं इस समय? जी, अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि जो जिन्हें 2 दफ़ा अभी फायरिंग हो चुकी है, फायरिंग का तबादला हो चुका है, उससे यही लगता है कि 3 से 5 आतंकी हैं। 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और लेकिन जो इस वक्त की ताज़ा सिचुएशन ये है कि जो कल लाल दरमन का एरिया जो था, वहाँ पे जहाँ पे एनकाउंटर हुआ था और जहाँ पे 4 हमारे जवान शहीद हुए थे, वहाँ से शिफ्ट हट के वहाँ से 35 किलोमीटर दूर बाटा पंचायत जो है देसा की, वहां पे जा हुआ है, क्योंकि पैरा ट्रूपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। पैरा कमांडर्स को जब एयर ड्रॉप किया गया और 3 साइडों से इस पूरे एरिया को, करीबन 55 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है, उसको घेर दिया गया था 3 डिस्ट्रिक्ट से। एक तो आपका डिस्ट्रिक्ट डोडा है, जहां से लाल दरमन वाली साइड से आर्मी और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस चढ़े थे, और उसके बाद दूसरा जो से सटा हुआ केशवन है किश्तवाड़ का, उस साइड से भी घेराव कर दिया गया था। और तीसरा जो है रामबन डिस्ट्रिक्ट का पोगल पाकिस्तान एरिया है, जो मंजमी और मलान पंचायत के साथ जुड़ा हुआ है इसी फॉरेस्ट रेंज में, वहां से भी पैरा ट्रूपर्स और आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स के दस्ते चढ़े थे। और लास्ट वाला जो डिस्ट्रिक्ट अनंतनाग का कापरन एरिया है, वहां से भी चला। इस वक्त सिचुएशन ये है कि कॉम्बिंग ऑपरेशन जो स्टार्ट हुआ है वो अब लिमिट हो गया है 55 किलोमीटर से 10-12 किलोमीटर की उस रेंज में। और बाटा जो जगह है देसा में, बाटा, वहां पे वीडीजी ने कहा, वीडीजी मेंबर जो विलेज डिफेंस कमेटी है, उनके साथ रात को एक्सचेंज ऑफ फायर भी हुआ है। हालांकि बहुत कम समय का था, करीबन 4-5 मिनट चला और 10 या 12 राउंड फायर हुए हैं। लेकिन अभी तक कांटेक्ट तो नहीं साधा गया है मिलिटेंट्स के टेररिस्ट के साथ। लेकिन इतना जरूर है कि अब ये इंश्योर किया जा रहा है आर्मी की तरफ से कि जो ये होल्ड अप हुए हैं इस फॉरेस्ट एरिया में, 12 से 15 किलोमीटर का फॉरेस्ट एरिया है, इनको वहां से बाहर ना निकलना जाए। और सेना जो पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है और बाकी सिक्योरिटी फोर्सेस कि इंश्योर करवा रही हैं कि अब की बार वो घने जंगल का फायदा उठा के इस एरिया से बाहर निकल पाए। उससे जो लगता है, अभी तक तो यही लग रहा है कि कुछ ही देर में, टाइम फ्रेम तो नहीं बता सकते, लेकिन ये है कि एक बहुत बड़ी जो कामयाबी मिलने वाली। जी, साथ साथ आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आपने जिस तरीके से बताया कि जंगलों में ये छिपे हो सकते हैं आतंकवादी, क्या यही कारण है कि इतनी घटनाएं जो लगातार पिछले 3 हफ्ते से बढ़ चुकी हैं, घने जंगलों में ये आतंकवादी जो है सीमा पार से आ रहे हैं और इसको लेकर ज़्यादा चुनौतियां सेना को देखनी पड़ रही हैं? बिल्कुल, बहुत टफ टेरेन है। देखिए, इस पहला इंसिडेंट स्टार्ट हुआ था 3 हफ्ते नहीं, कहीं 2 महीने पहले 28 अप्रैल को हुआ था, जब बसंतगढ़, उधमपुर जिला का बसंतगढ़ एरिया से वो एंटर हुए थे डिस्ट्रिक्ट डोडा में। स्योज मीडो है, हाई आल्टीट्यूड मीडो, जो समंदर तल से करीबन 10,000 फीट की ऊंचाई पे, वहां पे एंटर हुए थे। उस दिन से स्टार्ट हुआ और उस दिन से लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं। उसके बाद जो है सुरक्षा की जो चौकी है, जो हाईएस्ट पॉइंट है भद्रवा पठानकोट हाईवे का, छतरगला, वहां पे रात के समय अटैक किया था टेररिस्ट ने। आर्मी और जो एसओजी की एक जॉइंट पोस्ट है वहां पे, उस पे अटैक करके 5 सुरक्षा कर्मियों को घायल किया था। और उसके बाद उस कुछ ही घंटे के बाद वहां से करीबन 50 किलोमीटर दूर कोटा टॉप एरिया जो है, कोटा टॉप, वहां पर भी फायरिंग की थी और वहां एसओजी के एक जो अहलकार हैं वो जख्मी हुए थे वहां पे। और उसके बाद 1 हफ्ता पहले, यहाँ की पिछला जो मंगलवार था, उस दिन वहां लाल दरमन एरिया में, जहां पे कि अब फिर से ये मुठभेड़ हुई है, वहां पर भी एक पेट्रोलिंग पार्टी पे हमला किया गया था और उसमें घायल तो कोई नहीं हुआ था, लेकिन हाँ, एक्सचेंज ऑफ फायर करीबन 1-1.5 घंटा चला था।
और डेंस फॉरेस्ट का फायदा उठा रहे हैं। बहुत ही चुनौतीपूर्ण है ये, क्योंकि जितना डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल केव्स हैं, और जो ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, चॉपर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए, क्योंकि ये फॉरेस्ट जो है ये पाइन वुड का फॉरेस्ट है, सिडार ट्रीज है, और सिडार ट्री जो बहुत ये आबादी से बहुत दूर है, वहां 200 फीट की हाइट भी अटेंड करता है। उसका मतलब यह है कि ड्रोन्स आप 200 फीट की हाइट से नीचे नहीं ला सकते हो, और डेंस फॉरेस्ट की वजह से विजिबिलिटी बहुत कम है, और उससे उतनी ज्यादा मदद नहीं मिलनी चाहिए जैसा कि बाकी एरियाज में, जैसे कश्मीर वैली में होता है कि वहां मिलती है, वहां प्लान एरिया है, इतना डेंस फॉरेस्ट नहीं। उस वजह से ये ज्यादा चुनौती है, लेकिन जो सुरक्षा बल है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस, आर्मी है, वो सक्षम है ऐसे हालात में करने का। और उन्होंने ये प्रूव भी किया था जब गंदोह में आज से 12 दिन पहले सिन्नू पंचायत में बड़ा क्लिनिकल ऑपरेशन हुआ था, जिसमें कोई भी सुरक्षाकर्मी घायल नहीं हुआ था, और वहां पे 3 आतंकियों को मार गिराया था भारतीय सेना ने, और उसमें कोई कोलेटरल डैमेज नहीं हुई थी। बड़ा क्लिनिकल ऑपरेशन था, और साथ में ये भी तब इस्टेब्लिश हुआ था कि आतंकी जो हैं, जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकी है, जी तारिक, तो लगातार सेना जो है वो लगातार तैनात है, और दोनों के बीच जो मुठभेड़ जारी है उसमें लग रहा है कि पैरा कमांडो की जो मदद ली जा रही है उससे जल्द ही कोई सफलता मिलती हुई नजर आएगी। फिलहाल इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए इस वक्त की बड़ी खबर पर इस समय नजर डाल लेते हैं। माफिया अतीक अहमद की 25 बीघा बेनामी जमीन अब सरकारी हो चुकी है। जी हां, उत्तर प्रदेश में माफिया डॉन अतीक अहमद का आतंक इस कदर कहीं कभी हुआ करता था कि उसकी जमीन की कुर्की तो क्या, उस पर कोई नजर भी नहीं रख सकता था। लेकिन कमिश्नरेट लागू होने के बाद माफिया के बुरे दिन शुरू हुए, और माफिया अतीक अहमद के साल 2023 में हमले में मारे जाने के बाद अब उसकी जो बेनामी संपत्ति है वो सरकारी हो रही है। और ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि अतीक की करीब 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति अब सरकारी हो गई है। और ये जो फैसला लिया गया है वो गैंगस्टर कोर्ट ने सुनाया है, जिसमें माफिया की 50 करोड़ की बेनामी संपत्ति पर अब सरकारी जो है वो ठप्पा लग गया है। आपको बता दें कि दरअसल अतीक ने राजमिस्त्री के नाम पर ये जमीन खरीदी थी, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की गैंगस्टर कोर्ट ने जमीन को राज्य सरकार में निहित करने का आदेश दे दिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस जमीन को सरकारी खाते में लाने के लिए प्रयागराज कमिश्नरेट पुलिस ने करीब 11 महीने में कुर्की से लेकर जमीन को सरकारी खाते में शामिल करने की ये ऐतिहासिक कार्रवाई की है। आपको बता दें जो ये 25 बीघा जमीन की बात हो रही है वो 12.5 करोड़ की बताई जा रही है, और ये माफिया अतीक अहमद की 25 बीघा बेनामी जमीन थी, जिसको अब सरकारी ठप्पा लग चुका है। और जमीन को माफिया अतीक ने साल 2015 में राजमिस्त्री हुबलाल से खरीदा था। रामेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ। तो रामेंद्र, कहीं ना कहीं कहें कि प्रयागराज कमिश्नरेट की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अतीक अहमद का जो माफिया था, जिसका साल 2023 में जिसकी हत्या कर दी गई थी, अब उसके बाद जो भी संपत्ति उसने कब्जाई थी राजमिस्त्री के द्वारा या किसी भी तरीके से, वो संपत्ति पर अब राज्य सरकार का हक होगा। देखिए, जितने भी माफिया थे इनको आप एक इंडस्ट्री से बड़ी हैसियत के मालिक आप समझिए। ये लोग जमीनों पर कब्जा करते थे, मकानों पर कब्जा करते थे, और ये जमीन राजमिस्त्री के नाम पर थी। ये जो जमीन थी वो राजमिस्त्री के नाम पर थी। जब पूरे पेपर चेक किए गए तो पता लगा उसकी तो ये हैसियत नहीं है कि जमीन खरीद सके। जब पूरे सब कागजात और पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू की तो पता लगा कि ये अतीक अहमद की प्रॉपर्टी जो हुबलाल के नाम पर है। उस पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की, और गैंगस्टर कोर्ट ने इसमें सिद्ध किया, गैंगस्टर कोर्ट में, कि अतीक अहमद की प्रॉपर्टी और इसको कुर्क किया जाना चाहिए, ये अपराध से कमाई गई संपत्ति है। तो गैंगस्टर कोर्ट ने इस पर ऑर्डर किया कि ये संपत्ति राज्य सरकार के हिस्से में जाए, और उस पर ऑर्डर कर दिया गया। जिला प्रशासन इस पर अब कब्जा कर लेगी, और ये संपत्ति जिला प्रशासन और राज्य सरकार की हो गई है। तो एक बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। जो अपराध के सहारे जमीन कब्जा करेंगे, भूमि भवन कब्जा करेंगे, तो सरकार कैसे उनसे छीनेगी, ये एक तरीका है जो बता रही सरकार के अपराधी उत्तर प्रदेश में सुरक्षित नहीं है, और इस तरीके से संपत्ति नहीं कमाई जा सकती है। रामेंद्र, इससे पहले भी हमने देखा है कि कमिश्नरेट ने कड़ी कार्रवाई की, और इससे पहले भी जो कई संपत्तियां हैं उसको भी कुर्क किया गया है।
देखिए, लगातार जितनी अतीक अहमद की संपत्ति थी वो सारी संपत्तियां कुर्क की गई हैं। पुलिस लगातार की एक फेहरिस्त उन्होंने बनाई थी कि कौन इनके लोग हैं जो आसपास काम कर रहे हैं, किनके नाम जमीनें खरीदी गई हैं, किनके बैंक खातों से ट्रांजैक्शन किया गया है, किनके नाम मकान खरीदे गए। तो वो चिन्हांकन तो पुलिस ऑलरेडी कर चुकी है। अब स्टेप बाय स्टेप एक कानूनी कार्रवाई है जो आगे बढ़ रही है और उन जमीनों को कुर्क किया गया जो अतीक के साथ काम करते थे, अतीक के साथ साझीदार थे। कई ऐसे बिल्डर थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई भूमाफिया थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। कई ऐसे आपराधिक लोग थे जिनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। तो स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई है और किसी भी माफिया के लिए ये बड़ी चुनौती है कि उत्तर प्रदेश उसके लिए सुरक्षित नहीं है। जो भी है, अतीक तो नहीं है, जो भी लोग सोचते हैं कि उत्तर प्रदेश में कभी खड़े होंगे, उनके लिए उत्तर प्रदेश की भूमि सुरक्षित नहीं है। ये मैसेज सरकार दे रही है। साथ ही साथ रामेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस जमीन को कुर्क किया गया है, अभी जो हुबलाल के नाम थी, राजू मिस्त्री के नाम थी, वो जमीन कहाँ है, किस इलाके में है और अगर उसकी बाजारी कीमत की बात की जाए तो कितनी मापी जा रही है? देखिए, प्रयागराज से जुड़ी हुई जमीन है और ये लगभग 50 करोड़ का आकलन इसका किया गया है। और ये ऐसी जमीनें हैं, कई जो इसको देखते थे, अतीक अहमद की जो सारी कार्रवाई को देखते थे, कई ऐसे लोग हैं जो आज तक पता नहीं चला, उनकी पत्नी पति के बारे में खोज रही हैं, जिनके नाम जमीन थी और उस पर कब्जा कर लिया, पति गायब हो गए। तो जमीनें कब्जे की थी और जिसकी जमीन पर अतीक की कहा जाता था, प्रयागराज में जिसकी जमीन पर अतीक की निगाह पड़ गई है वो अतीक की हो जाती थी, चाहे जैसे हो, साम दाम दंड भेद हत्या चाहे जैसे हो। तो ये जमीनें उस तरीके से अर्जित की गई थी जिन पर कार्रवाई और सरकार का चाबुक चल रहा है और वो जमीनें सरकार के हिस्से में जा रही हैं। पिछली जमीनों पर भी आपने देखा कि कई जमीनों पर जो कमजोर लोग थे उनके आवास बनाए गए हैं। तो ये भी जमीनें सरकार के हिस्से में आई हैं। कमजोरों के लिए बन सकती, कुछ और चीजें बन सकती हैं। तो सरकार ने एक चीज तय कर दी है कि अपराध और अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं। बिल्कुल रामेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि सरकार की तरफ से बड़ी कार्रवाई की गई है, ये भी जानकारी आ रही है रामेंद्र कि जो भी इनके गुर्गे थे और अतीक अहमद की संपत्ति थी उसमें अब तक सरकार ने करीब करीब 500 करोड़ की संपत्ति जो है वो कुर्क कर चुकी है। तो राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ा कदम और एक बड़ा संदेश। आप जरा कल्पना करिए कि 500 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर रहा होगा इस अपराधी का। प्रयागराज से लेकर के उत्तर प्रदेश और बिहार तक इन लोगों के बड़े हाथ थे और पूरे अपराध का नेक्सस था। तो जो कब्जा किए 500 करोड़ की कुर्की लगातार चलती रही। उनके अतीक अहमद से पहले जब तक जीवित थे तभी कुर्की शुरू हो गई थी इन जमीनों की। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, चूंकि एक चिन्हांकन बड़ा मुश्किल होता है कि कौन इनके लोग हैं, किसके साथ इन्होंने काम किया, किसके नाम जमीनें खरीदी, वो काम पुलिस ने बाखूबी किया है। पुलिस की एजेंसीज ने किया है, सरकार की एजेंसीज ने किया, जिला प्रशासन ने किया है। तो वो सारी चीजें जब ओपन हो गई तो 500 करोड़ की वो संपत्ति कुर्क की गई थी और 50 करोड़ की संपत्ति राज्य सरकार को चली गई है। तो जाहिर है कि जो नेक्सस, जो उन्होंने बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा था, जमीनें बना रखी थी, तो ये अरबों की जमीनें, अगर आप इनको देखिए, प्रयागराज से जुड़ी हुई जमीनें अरबों की जमीनें हैं। अगर इस तरीके से हो तो एक आदमी कितना बना सकता है अपराध के सहारे, ये बताता है। तो सरकार ने इस पर कार्रवाई की है। उम्मीद की जानी चाहिए कि जो बचे लोग हैं वो भी मुख्तार से, अतीक से जुड़े हुए बचेंगे नहीं और ना ही उनकी जमीनें बचेंगी। क्या रामेंद्र ये भी कोई जानकारी मिल पाई है, क्योंकि अभी तक हमको ये पता चला है कि 500 करोड़ की संपत्ति जो है वो तो ऑलरेडी कुर्क की जा चुकी है, साथ ही साथ आज 25 बीघा जमीन की भी संपत्ति को राज्य सरकार ने अपने नाम कर ली। अब जो कौन कौन सी ऐसी और संपत्ति हैं जो अभी भी बेनामी पड़ी हुई और जो माफिया अतीक अहमद या उसके गुर्गों के नाम पर है? देखिए, इन लोगों ने एक पूरा नेक्सस बना रखा था। लखनऊ में कई बिल्डरों के नाम आए जिनके पास उन्होंने पैसा निवेश किया था, बड़ी बिल्डिंग्स है उनकी। उत्तर प्रदेश से अलग हट करके भी उन लोगों ने कई प्रॉपर्टीज बना रखी थी जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं। तो पुलिस ने पहले यही काम किया है कि जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं कैसे उनको चिन्हित किया जाए। उसके बाद चिन्हांकन हुआ कि कितनी प्रॉपर्टी है। अभी ये कार्रवाई बंद नहीं हुई, ये कार्रवाई अभी चालू है और कई बिल्डर अभी और निशाने पर हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। अगर कानूनी कार्रवाई की बात की जाए रामेंद्र, तो आगे जो ये गुर्गे हैं, क्योंकि अतीक अहमद और उसके भाई की तो 2023 में हत्या कर दी गई, लेकिन जो गुर्गे अभी भी मौजूद हैं, जो उनके आसपास के गुर्गे थे, उन पर किस तरीके से कानूनी शिकंजा कसता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, या तो उनके साथ रहे गुर्गे जेल में हैं या फिर पुलिस से भाग रहे हैं जिनकी जिंदगी बहुत कम है।
क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस का बड़ा जो अब ढांचा बना है वो किसी अपराधी को छोड़ती नहीं, या तो जेल जाओगे या फिर मुठभेड़ होगी, मारे जाओगे। दो ही रास्ते हैं, या तो आप पुलिस के साथ मुठभेड़ करोगे तो मारे जाओगे, नहीं तो जेल जाओगे। तो दो ही विकल्प उनके पास बचे। पुलिस लगातार पीछे है, चाहे मुख्तार के जो गुर्गे हों उनको चिन्हित किया गया है, कई निपट गए हैं और कई जेल में हैं। उसके अलावा भी जो लोग चिन्हित होते जा रहे हैं पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है, कोई किसी को छूट नहीं मिलने वाली है। जी रामेंद्र, साथ ही साथ कहीं ना कहीं एक संतुष्टि की बात ये भी होगी कि अब जिन ज़मीनों को कुर्क किया गया है और राज्य सरकार ने जिन ज़मीनों को अपने नाम किया है वो सरकारी योजना के विकास कार्य में काम आएंगी। बिल्कुल, इससे पहले भी जो अतीक की संपत्ति कुर्क की गई थी उसमें गरीबों के आवास बने थे, तो ये जमीनें जो भी कुर्क की गई ये भी राज्य सरकार के काम आएगी। राज्य सरकार इसमें गरीबों के लिए काम कर सकती है, हॉस्टल बनवा सकती है, स्कूल बनवा सकती है, जो सामान्य लोगों के काम आए। और अतीक का जलवा जिन्होंने देखा है कि प्रदेश प्रयागराज के आसपास स्थिति ये होती थी कि अगर अतीक गुजर जाए तो कोई चू नहीं करता था, जो जिस पर हाथ रख दे वो उनकी हो जाती थी। तो प्रयागराज भी उससे मुक्त हुआ है और लोगों को अगर इससे लाभ मिलेगा तो उनको लगेगा कि सरकार ने जो कार्रवाई की है उसका एडवांटेज लोगों को मिला है, यानी सरकार लोगों के लिए काम कर रही है। अतीक की संपत्ति उठा करके सरकार ऐसा कोई काम नहीं कर रही है, तो इसलिए ये मनोबल भी बढ़ेगा और लोग माफियाओं के खिलाफ खड़े होने का साहस भी कर सकेंगे। जी रामेंद्र, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी और भी देश दुनिया से जुड़ी हुई। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। RBI कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। न्यूज़ एट 10 में एक बार फिर आपका स्वागत। और जैसे जैसे हम आपको तमाम अपडेट दे रहे हैं कि आज CBI केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट सुना सकता है फैसला या हो सकती है सुनवाई। इसको लेकर इस पर और जानकारी के लिए हम बात कर लेते हैं। हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लगातार हम GG न्यूज़ पर आपको ये जानकारी दे रहे हैं। नीरज, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दो मामले चल रहे हैं, एक ED के और एक CBI का। ED में पहले से ही सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत मिल चुकी है। आज अगर CBI के मामले की बात करें तो ये मामला शराब घोटाले के भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है। अगर अरविंद केजरीवाल को आज रिहाई मिल जाती है तो क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम होती हुई नजर आएंगी? देखिए, बिल्कुल भावना, ये डिपेंड करता है कि आज हाईकोर्ट जब सुनवाई करेगा इस मामले की कि तो किस तरह का दिशा निर्देश देता है। आप देखें कि ED और CBI दोनों के केस अलग अलग है। ED जहां मनी लॉन्ड्रिंग के तहत इस मामले की जांच कर रही थी, वहीं CBI इस पूरे शराब नीति घोटाले में जिस तरीके से करप्शन हुआ, पैसे का लेन देन हुआ, किस तरीके से प्राइवेट प्लेयरों को जो फायदा है वो पहुंचाने की कोशिश जो दिल्ली सरकार है उसके द्वारा की गई, खासतौर से मुख्यमंत्री की जिस तरह की भूमिका है। मुख्यमंत्री लगातार साउथ लॉबी के टच में थे। 100 करोड़ की जो रकम आई थी वो 100 करोड़ की रकम में से 45 करोड़ की रकम गोवा के इलेक्शन में खर्च की गई थी। CBI ने तमाम सिलसिलेवार तरीके से जो सबूत हैं वो भी पेश किए थे। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि CBI को जब अरविंद केजरीवाल की रिमांड मिली थी तो CBI ने कई दिन अरविंद केजरीवाल से पूछताछ भी की और CBI का ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दे रहे और CBI के साथ पूछताछ में कॉपरेट नहीं कर रहे हैं। अब अरविंद केजरीवाल जो उनके लॉयर हैं उन्होंने CBI की गिरफ्तारी और अपनी जमानत याचिका को लेकर हाईकोर्ट का रुख किया है। हालांकि CBI ने इस बात पर भी आपत्ति जताई थी कि जो अरविंद केजरीवाल हैं उन्होंने हाईकोर्ट का रुख क्यों किया, उनको निचली अदालत में जाना चाहिए। लेकिन उसके बाद भी हाईकोर्ट गए हैं। अब 10:30 बजे के आसपास भावना उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा कि क्या अरविंद केजरीवाल को CBI ने गिरफ्तार किया था वो गिरफ्तारी सही थी, और दूसरा
अरविंद केजरीवाल की जो जमानत याचिका है उस पर भी जो सुनवाई है वो हाई कोर्ट करेगा। तो देखना होगा, अगर हाई कोर्ट की तरफ से राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ी सी कम होंगी, खासतौर से जमानत को लेकर। हालांकि केस चलता रहेगा ईडी का और सीबीआई का। अब 10:30 बजे के आसपास उम्मीद की जा रही है कि हाईकोर्ट इस मामले में सुनवाई शुरू करेगा और उसके बाद ही ये फैसला आएगा कि क्या अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें कम हुई हैं या अरविंद केजरीवाल अभी भी तिहाड़ जेल के अंदर रहेंगे और उनकी जो जमानत याचिका है उसको क्या हाईकोर्ट खारिज करता है। तो दोनों ही बातें हैं। आप देखना होगा कि हाईकोर्ट का रुख इस मामले में क्या होता है। 10:30 बजे के आसपास मामले की सुनवाई होगी और कुछ देर के बाद ही इसमें फैसला आने की उम्मीद है। जी नीरज, तो बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है आज अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि ईडी की तरफ से जो केस चल रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट से उन्हें अंतरिम जमानत मिल चुकी है, लेकिन मुश्किलें उनकी कम होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि अगर आज भी सुनवाई के दौरान ऑर्डर आ जाता है तो जल्द उनकी रिहाई, तिहाड़ जेल से बाहर आना इतना आसान नहीं होगा। देखिए, अगर हाईकोर्ट आज अगर उनको राहत देता है सीबीआई के मामले में, खासतौर से सीबीआई जिस मामले को लेकर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था और जो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो जमानत लगाई गई है, क्योंकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें अंतरिम राहत दे दी है और अगर आज हाईकोर्ट उनको राहत देता है तो उनकी जो रिहाई है थोड़ी सी आसान हो जाएगी और उम्मीद की जा रही है कि जल्द वो बाहर आ सकते हैं। लेकिन अगर कहीं हाई कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका है उसको खारिज कर दिया और ये अगर दलील दी कि सीबीआई जो उनसे पूछताछ करना चाहती है, सीबीआई जिन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल से लेना चाहती है, उन सवालों के जवाब अरविंद केजरीवाल को देने चाहिए, क्योंकि सीबीआई की तरफ से लगातार दलीलें दी जा रही है कि अरविंद केजरीवाल सीबीआई के सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, क्योंकि कई सारे सवाल हैं अरविंद केजरीवाल की भूमिका को लेकर, उनके फोन के पासवर्ड को लेकर, इसके अलावा जिस तरीके से साउथ लॉबी को फायदा पहुंचाने की कोशिश की गई थी गोवा इलेक्शन में, जिस तरीके से पैसा खर्च किया गया था, वो तमाम जो डिटेल है वो सीबीआई अदालत के सामने पेश कर रही है। अब अदालत ये देखेगी कि क्या सीबीआई की जो दलील है वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि सीबीआई का बार बार ये कहना है कि वो अरविंद केजरीवाल से तमाम सवालों के जवाब लेना चाहती है। यही कारण है कि वो लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध कर रहे हैं। अब देखना है कि इसमें हाई कोर्ट अपना क्या रुख अपनाता है। बिल्कुल नीरज, इन तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। खबर अब तमिलनाडु से। तमिलनाडु के मदुरै शहर में तमिलर कच्ची पार्टी के कार्यकर्ता की हत्या के बाद 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस घटना को लेकर पुलिस ने कहा है कि सुबह टहलते समय कार्यकर्ता की हत्या कर दी गई। प्रारंभिक जांच के दौरान यह पता चला है कि संपत्ति के बंटवारे विवाद की वजह से यह घटना को अंजाम दिया गया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को राज्यपाल सीवी आनंद बोस के खिलाफ कोई भी अपमानजनक या गलत बयान देने से रोक दिया है। मामले की अगली सुनवाई अब 14 अगस्त को होगी। राज्यपाल द्वारा दर्ज कराए गए मानहानि मामले में हाईकोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है। अदालत ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ तृणमूल कांग्रेस के 2 नवनिर्वाचित विधायकों साइंतिका बनर्जी और रियात हुसैन सरकार और पार्टी के नेता कुणाल घोष को ऐसी अपमानजनक बयानबाजी न करने का निर्देश दिया। इस मामले को लेकर भाजपा तृणमूल सरकार पर हमलावर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने कहा है कि यह कितना शर्मनाक है कि एक मुख्यमंत्री को इस वजह से बयानबाजी से रोकना पड़ रहा है क्योंकि वो ये नहीं जानती कि उन्हें क्या बोलना है। वहीं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि ममता ने जिस प्रकार की बयानबाजी की उनसे इनकी उम्मीद नहीं थी। I welcome the judgment. The remarks that she made about me were not expected at all from her. Violence is growing in this state. I'm depressed that in some cases violence is supported or initiated by the government. This is a very disturbing trend. Because of this growing violence, which has got the backing of government, people feel suppressed, oppressed and depressed. This cannot continue like this. Bengal deserves peace and harmony.
वहीं इस मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी ने राज्य सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को बंगाल में इलेक्शन गाइडलाइन बदलना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी ने साथ ही कहा कि टीएमसी ने गुंडों को पोलिंग एजेंट बनाकर रखा है। Our demand is very simple. ECI should change the election guideline, especially in Bengal. टीएमसी एक एक सीट में 8-8, 7-7 करके डैमी प्रत्याशी खड़ा कर रहा है और 8 गुंडा को पोलिंग एजेंट का आई कार्ड देकर अंदर घुसा रहा है। टीएमसी कैडर को प्रिजाइडिंग पोलिंग ऑफिसर इन रायगंज 371 presiding and polling officer selected by a one particular community. They choose in Itar, Dalkhola, Gwalpukur and Chakulia. 371. It's a पक्का सबूत। 3 महीने पहले लोकसभा चुनाव का प्रिजाइडिंग पोलिंग था, सुरेंद्र मीना चेंज कर दिया। इसके ऊपर जांच होना चाहिए। उधर नेता शुभेंदु अधिकारी राज्यपाल सीवी आनंद बोस से मिले, जहां उन्होंने ज्ञापन सौंपा। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए जानकारी भी साझा की, जिसमें विधानसभा उपचुनाव पर चौंकाने वाला खुलासा किया गया है, जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों को चुनावी ड्यूटी पर ममता सरकार ने तैनात किया और रायगंज विधानसभा उपचुनाव में ड्यूटी कर सिर्फ मुसलमान लगाए गए। रायगंज भाजपा की पक्की सीट है, फिर भी उपचुनाव में बीजेपी हार गई। इस बेहद महत्वपूर्ण आंकड़े पर ध्यान देने की बात कही गई है। और अब खबर अयोध्या से। अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था को परखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी की टीम आज वहां पहुंचेगी। दरअसल मामला ये है कि अयोध्या में एनएसजी का हब बनाने की तैयारी चल रही है। इसी सिलसिले में एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच रही है। आज ये टीम यहां 4 दिन तक रहकर राम जन्मभूमि और आसपास की सुरक्षा को परखेगी। ये टीम अयोध्या में 20 जुलाई तक रहेगी। दरअसल अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के बाद से ही आतंकी खतरे की आशंका और बढ़ गई है। इस प्रकार के खतरों से निपटने की योजना पर केंद्र सरकार जोरों से काम कर रही है। हर रोज 1 लाख से अधिक श्रद्धालु यहां दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में यहां की सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता बनाए जाने पर जोर दिया जा रहा है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मंत्रियों की बैठक अपने निवास कालीदास पर बुलाई है। इस बैठक में उन मंत्रियों को भी बुलाया गया है जिनको उपचुनाव की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री उन मंत्रियों से फीडबैक ले सकते हैं कि यह उपचुनाव कैसे जीते जाएं और उम्मीदवारी पर भी चर्चा कर सकते हैं। प्रदेश में 10 विधानसभाओं में उपचुनाव होने हैं, जिनमें 5 समाजवादी पार्टी की सीटें शामिल हैं और 5 पर एनडीए गठबंधन ने जीत दर्ज की थी। योगी आदित्यनाथ की सरकार और संगठन दोनों इस चुनाव को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं। यह चुनाव सपा और भाजपा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहीं से विधानसभा चुनाव की दिशा और दशा तय होगी। उत्तर प्रदेश के कुकरेल नदी को पुनर्जीवित करने से संबंधित परियोजना के ऐलान के बाद मुख्यमंत्री ने लखनऊ के पंतनगर, इंद्रप्रस्थ नगर एवं रहीम नगर के निवासियों से भेंट की। इस बात की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा कि मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि पंतनगर हो या इंद्रप्रस्थ नगर, वहां निवास कर रहे लोगों की सुरक्षा और संतुष्टि सरकार की जिम्मेदारी है। इस क्षेत्र को खाली कराने की ना तो वर्तमान में कोई आवश्यकता है और ना ही कोई प्रस्ताव है। और आज एक महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी होने वाली है। रिपोर्ट बाल विवाह से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि बाल विवाह जैसी कुप्रथा के खिलाफ आज एक बेहद ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट जारी की जाएगी। इस रिपोर्ट को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग और बाल विवाह मुक्त भारत संस्थान ने मिलकर तैयार किया है। इसे खास तौर पर आज विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस पर जारी किया जाएगा। इस मौके पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के प्रमुख प्रियंक कानूनगो और बाल विवाह मुक्त भारत संस्थान के संस्थापक भुवन रिभु मौजूद रहेंगे। और अब बात मॉनसून की। कई जगहों पे मूसलाधार बारिश हो रही है और बाढ़ जैसे हालात है। बात अगर पूर्वोत्तर भारत की करें
और असम की करें तो असम में बाढ़ की स्थिति में सुधार जरूर हुआ है और बाढ़ से प्रभावित लोगों की संख्या घटकर करीब 4 लाख हो गई है। हालांकि पिछले 24 घंटे में धेमाजी में एक और व्यक्ति की मौत होने के साथ इस साल मरने वालों की संख्या 97 हो गई है। ब्रह्मपुत्र सहित अन्य नदियों में जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है। फिलहाल 16 जिलों के 1021 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ से प्रभावित जिलों की बात करें तो कछार, गोलाघाट, गोलपारा, नागांव जिले सबसे ज्यादा प्रभावित है। राज्य भर में 122 राहत शिविरों में 15,000 लोग शरण ले रहे हैं। वहीं बाढ़ के कारण 2.8 लाख से अधिक बड़े जानवर और 1.6 लाख छोटे जानवर प्रभावित हुए हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी बारिश का सिलसिला जारी रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश के साथ वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। लोगों को नदी और तालाब से दूरी बनाए रखने की भी अपील की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में बाढ़ की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, मऊ, बलिया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, कुशीनगर, श्रावस्ती, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, बाराबंकी, सीतापुर, गोंडा, सिद्धार्थनगर, मुरादाबाद, बरेली और बस्ती सहित 20 जिलों में आई बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। गंगा, गोमती, शारदा समेत कई नदियां खतरे के निशान से अभी भी ऊपर बह रही हैं। बात करें अगर वाराणसी में गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ में कुल 20 जिलों के 69 तहसीलों के 1571 गांव और बरेली, पीलीभीत और शाहजहांपुर के शहरी क्षेत्र प्रभावित हुए हैं, जिस कारण अब तक लगभग 15 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। कई गांवों का संपर्क टूटने से टापू में तब्दील हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। उन्होंने उच्च स्तरीय बैठक में बाढ़ की ताज़ा स्थिति की समीक्षा की और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। बात अगर अब दक्षिण भारत की करें तो केरल में मूसलाधार बारिश से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रशासन ने आज 8 जिलों के शिक्षण संस्थानों में छुट्टी की घोषणा कर दी है। जिन जिलों में छुट्टी घोषित की गई है उनमें कन्नूर, कोझिकोड, वायनाड, पलक्कड़, त्रिशूर, इडुक्की, अलपुझा और कोट्टायम शामिल हैं। इन जिलों में ट्यूशन केंद्रों, आंगनवाड़ी और पेशेवर शिक्षा संबंधी महाविद्यालयों सहित सभी शिक्षण संस्थानों में छुट्टी रहेगी। हालांकि जिलाधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि पहले से निर्धारित परीक्षाओं के कार्यक्रमों में कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने राज्य में अगले 4 दिनों तक भीषण वर्षा की चेतावनी दी है। मलापुरम, कोझिकोड, वायनाड, कन्नूर और कासरगोड जिलों में वर्षा का ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है, जबकि पथनमथिट्टा, अलपुझा, कोट्टायम, इडुक्की, एर्नाकुलम, त्रिशूर और पलक्कड़ जिलों में आज येलो अलर्ट जारी किया गया है। खराब मौसम को देखते हुए केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में प्रशासन ने मछुआरों को समुद्र में नहीं जाने का निर्देश दिया है। गुजरात के मौसम का हाल जान लेते हैं। गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 24 घंटों में भारी बारिश हुई है, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। वहीं गुजरात में आज के लिए मौसम विभाग ने भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। जामनगर, खंबालिया, ओखा, द्वारका, पोरबंदर, सोमनाथ, दीव, ऊना, वेरावल और भावनगर सहित सौराष्ट्र के पूरे समुद्र तट पर बहुत भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात में हो रही भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हैं। बात करें सुरेंद्रनगर, नवसारी और जूनागढ़ की तो यहाँ बारिश के बाद आम जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। सड़कें जलमग्न हैं, मोहल्लों में पानी भर गया है, यातायात व्यवस्था पूरी तरीके से ठप है। सरदार सरोवर बांध में बारिश के बाद जलस्तर में 52 सेंटीमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए न्यूज़ एट 10 के साथ। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 और खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला की, जिसको लेकर याचिकाकर्ताओं और स्थानीय नागरिकों ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि राम मंदिर की तर्ज पर भोजशाला में भी मां सरस्वती का मंदिर बनेगा। बता दें कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने मध्य प्रदेश की धार स्थित भोजशाला की साइंटिफिक स्टडी कर 2000 पेज की रिपोर्ट हाईकोर्ट को सौंप दी है। अगली सुनवाई अब 22 जुलाई को होगी। करीब 3 महीने तक चली इस स्टडी के दौरान हिंदू और मुस्लिम पक्ष ने अपने अपने दावे किए हैं। दावा किया जा रहा है कि यहां 94 से ज्यादा क्षतिग्रस्त मूर्तियां बरामद की गई हैं। पेश है इस विषय पर हमारे संवाददाता आशीष सोनी की एक खास रिपोर्ट। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 98 दिन सर्वे करने के बाद अपनी रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है। हमारे साथ हिंदू पक्ष के वकील शिरीष दुबे हैं, हम उनसे बात करते हैं। शिरीष जी, लगातार 98 दिन सर्वे कार्य चला, अलग अलग पद्धतियों से सर्वे कार्य हुआ, अब रिपोर्ट हाई कोर्ट में पेश कर दी है, क्या करेंगे? पिटीशन जब लगी थी, पिटीशन के अंदर ही 68 फोटोग्राफ्स हैं जिसके अंदर मूर्तियां और सनातन धर्म के चिन्ह प्रतीत होते हैं या लगे हुए हैं। तो सर्वे के पहले से ही हम कह रहे हैं कि ये राजा भोज का मंदिर है, राजा भोज द्वारा निर्मित मां सरस्वती का मंदिर है। कि जो सर्वे की रिपोर्ट गई है, जिस प्रकार से अयोध्या में राम मंदिर बना, उसी प्रकार से यहाँ भी राजा भोज के बना जो मंदिर था वो फिर से भव्य मां सरस्वती का मंदिर यहाँ बनेगा। खुदाई के दौरान वो यहाँ से निकली है। इससे ये साबित होता है कि ये भोजशाला निश्चित ही मंदिर था और मंदिर के ऊपर ही अवैध रूप से मजार जो नमाज है वो की जा रही है। चूंकि भोजशाला में पूर्व में ही कई ऐसे अवशेष उपस्थित थे जो स्वतः बताते थे कि ये हिंदू मंदिर। हैदराबाद लैब से रिपोर्ट नहीं आने की वजह से इसका समय बढ़ा गया और 15 तारीख को हाईकोर्ट में ASI ने अपनी रिपोर्ट पेश की। अब 22 तारीख को सुनवाई में कोर्ट आगे की प्रक्रिया तय करेगा। कैमरा पर्सन विजय शर्मा के साथ आशीष मंगल सोनी, DD न्यूज, धार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को आषाढ़ी एकादशी की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने लिखा है कि आषाढ़ी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विट्ठल का आशीर्वाद हम सभी पर हमेशा बना रहे और हम सभी को सुख समृद्धि से भरा जीवन और समाज बनाने के लिए प्रेरित करे। यह त्योहार आप में भक्ति, विनम्रता और करुणा का संचार करे। हम सभी को भी पूरी ईमानदारी से गरीब व्यक्ति की सेवा करने की प्रेरणा मिले। खबर अब अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, जिसके लिए श्रीनगर से तीर्थयात्रियों का एक और जत्था आज रवाना हुआ। 3740 तीर्थयात्रियों का एक और समूह कड़ी सुरक्षा के बीच श्रीनगर के पंथा चौक यात्री निवास बेस कैंप से कश्मीर घाटी के लिए रवाना हुआ। यात्रा शुरू होने के बाद से पिछले 18 दिनों के दौरान 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने पवित्र गुफा मंदिर के अंदर दर्शन किए हैं। इस साल की यात्रा शुरू होने के बाद पहली बार अधिकारी बीमार यात्रियों के इलाज के लिए एक अनोखी पोनी एम्बुलेंस सेवा का उपयोग कर रहे हैं। 29 जून को शुरू हुई इस अमरनाथ यात्रा में 52 दिनों तक चलने वाली है। यह यात्रा 19 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन समाप्त होगी। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को रिपब्लिकन पार्टी ने औपचारिक रूप से अपना उम्मीदवार बनाया है। ट्रंप ने अपने उपराष्ट्रपति उम्मीदवार के तौर पर सेनेटर JD वेंस को चुना है। भारतीय समुदाय इसको लेकर काफी उत्साहित नजर आ रहा है। दरअसल उनकी पत्नी उषा चिलुकुरी वेंस भारतीय मूल की हैं। अपने पति के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाने में उनकी अहम भूमिका रही है। आइए एक नजर डालते हैं विश्व के अलग अलग हिस्सों में शीर्ष पदों पर नाम कमा रहे भारतीय मूल के कुछ लोगों पर। वैश्विक मंच पर भारत का बढ़ता दबदबा साफ देखा जा सकता है। भारतीय मूल के लोग विभिन्न देशों में कामयाबी की नई कहानी लिख रहे हैं। सोमवार को अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार ट्रंप ने ओहायो से पार्टी के सेनेटर JD वेंस को अपना उपराष्ट्रपति उम्मीदवार घोषित किया। ये खबर इसलिए खास है क्योंकि JD वेंस भारतीय मूल की उषा चिलुकुरी वेंस के पति हैं। अपने पति के राजनीतिक उत्थान में उषा चिलुकुरी वेंस की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। उषा और JD की पहली मुलाकात येल लॉ स्कूल में हुई और 2014 में इन्होंने शादी की। विभिन्न देशों में महत्वपूर्ण भूमिका और प्रभाव के मामले में उषा चिलुकुरी वेंस के साथ साथ भारतीय मूल के और भी लोग नाम कमा चुके हैं। अमेरिका में कमला देवी हैरिस इस पद पर आसीन होने वाली पहली महिला उपराष्ट्रपति और भारतीय मूल की पहली व्यक्ति हैं। उनकी मां गोपालन श्यामला भारतीय थीं और उनका जन्म चेन्नई में हुआ था। कमला का मायका परिवार अभी भी चेन्नई में रहता है।
2022 में ऋषि सुनक ने ब्रिटेन में भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री बनकर इतिहास रच दिया। वो इस महीने के शुरू तक ब्रिटेन के पीएम रहे। सुनक की शादी अक्षता मूर्ति से हुई है, जो इन्फोसिस के संस्थापक एनआर नारायण मूर्ति की बेटी हैं। भारतीय मूल के मोहम्मद इरफान अली 2020 से गुयाना के 9वें कार्यकारी राष्ट्रपति हैं। इरफान अली का जन्म लियोनोरा में हुआ था। चंद्रिका प्रसाद संतोखी 2020 से सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। चुनावों में उनकी पार्टी की जीत के बाद उन्हें निर्विरोध चुनाव में राष्ट्रपति चुना गया था। प्रविंद जगन्नाथ मॉरिशस के प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हैं। उनके परदादा 1870 के दशक में उत्तर प्रदेश से मॉरिशस चले गए थे। सिंगापुर में जन्मे भारतीय मूल के थर्मन शनमुगरत्नम वहां के वर्तमान राष्ट्रपति हैं। ये उपलब्धि हासिल करने वाले वो भारतीय मूल के पहले व्यक्ति हैं। एंटोनियो कोस्टा पुर्तगाल के प्रधानमंत्री रहे हैं। उनका संबंध गोवा से है। वो एक समाजशास्त्री और राजनीतिज्ञ हैं। लियो एरिक वराडकर 2022 से 2024 तक आयरलैंड के प्रधानमंत्री रहे। वो आयरिश मां और एक भारतीय अप्रवासी डॉक्टर पिता की संतान हैं। वेवेल रामकलावन अक्टूबर 2020 से सेशल्स के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनके परदादा बिहार राज्य से सेशल्स गए थे। मार्च 2023 में क्रिस्टीन कार्ला कंगालू त्रिनिदाद और टोबैगो की राष्ट्रपति बनी। इससे पहले उन्होंने सीनेट अध्यक्ष के रूप में भी काम किया। राजनेताओं के साथ साथ अन्य अहम पदों पर भी भारतीय मूल के लोग काम कर रहे हैं। 2 जून 2023 को अजय बंगा को विश्व बैंक समूह का 14वां अध्यक्ष बनाया गया। इस पद पर वो 5 साल काम करेंगे। बंगा ने अपने करियर की शुरुआत नेस्ले इंडिया से की थी। सुंदर पिचाई भारतीय मूल के दिग्गज अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वो अल्फाबेट इंक और इसकी सहायक कंपनी गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। सत्यनारायण नडेला एक भारतीय अमेरिकी बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं। वो माइक्रोसॉफ्ट के कार्यकारी अध्यक्ष और सीईओ हैं। अरविंद कृष्णा आईबीएम के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। उन्होंने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, क्लाउड, क्वांटम कंप्यूटिंग और ब्लॉकचेन में आईबीएम को नई ऊंचाई दी है। नील मोहन एक बिजनेस एग्जीक्यूटिव हैं जो यूट्यूब के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। भारतीय समुदाय से पीएम की मुलाकातें और संवाद उनकी विदेश नीति का एक अहम रणनीतिक हिस्सा है। इसका लक्ष्य भारतीयों का एक वैश्विक समुदाय बनाना है, एक ऐसा समुदाय जो अपने मेजबान देशों के प्रति वफादार हो, साथ ही अपने मूल देश से भी जुड़ा हुआ हो। प्रधानमंत्री ने प्रवासी भारतीयों के साथ एक विशेष बंधन स्थापित किया है। विदेश में रहने वाले भारतीयों के लिए पीएम मोदी की यात्राएं परिवार के किसी सदस्य की यात्रा की तरह होती हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डाल लेते हैं। खबर ओमान से है। ओमान में समुद्र तट पर एक बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक तेल टैंकर के पलट जाने से 13 भारतीयों सहित 16 लोगों का पूरा दल लापता हो गया है। इस हादसे में लापता हुए लोगों का अब तक कोई सुराग नहीं चल पाया है। चालक दल के अन्य 3 सदस्य श्रीलंका में हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी बॉम्ब स्क्वाड MSC ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि कोमोरोस के झंडे वाला एक तेल टैंकर बंदरगाह शहर दुखम के पास रसमदरका से 25 समुद्री मील दक्षिण पूर्व में पलट गया। आपको बता दें कि डुक्म का बंदरगाह ओमान के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित है। यह ओमान की प्रमुख तेल और गैस खनन परियोजनाओं के करीब है, जिसमें एक प्रमुख तेल रिफाइनरी भी शामिल है, जो डुक्म के विशाल औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा है, जो ओमान की सबसे बड़ी एकल आर्थिक परियोजना है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर नजर डालें तो बांग्लादेश से खबर आ रही है। बांग्लादेश के कई शहरों में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर हजारों लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। हिंसक प्रदर्शन के कारण पिछले 2 दिनों में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोगों के घायल होने की भी खबर आ रही है। सरकार ने बढ़ती हिंसा के बीच स्कूलों और कॉलेजों को अगले आदेश तक बंद रखने का आदेश दिया है। आंदोलनकारी छात्र 5 जून के उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, जिसमें बांग्लादेश सरकार को 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30% नौकरी कोटा बहाल करने के लिए कहा गया है। और अब बात कर लेते हैं कारोबार जगत से जुड़ी खबरों की। अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन को लेकर एक नया अपडेट आया है। मुंबई से अहमदाबाद तक कुल 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन कॉरिडोर बनाने की योजना है। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड की देखरेख में ये काम जारी है। इस रास्ते में पड़ने वाली नदियों पर 24 पुलों का निर्माण होना है। इनमें से 9 का निर्माण पूरा कर लिया गया है। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर 12 स्टेशन होंगे। इनमें 8 गुजरात और 4 महाराष्ट्र में होंगे। NHSRCL ने बताया है कि 2 जुलाई तक सभी सिविल कॉन्ट्रैक्ट दे दिए गए हैं और 190 किलोमीटर
वायडक्ट और 321 किलोमीटर पियर का काम पूरा हो चुका है। अपडेट के मुताबिक भारत की पहली समुद्र के अंदर बनने वाली रेल सुरंग का काम अब शुरू हो गया है। समुद्र के अंदर की यह सुरंग 7 किलोमीटर लंबी होगी, जो मुंबई में बीकेसी और शिलफाटा के बीच 21 किलोमीटर लंबी सुरंग का एक हिस्सा है। और असम सरकार ने भी एक पहल की है। असम सरकार ने सेमीकंडक्टर प्लांट के लिए टाटा को अब जगह सौंप दी है। इसके लिए असम सरकार ने टाटा समूह के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौते के तहत कंपनी को मोरीगांव जिले के जगी रोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर संयंत्र के लिए 170 एकड़ से अधिक जमीन पट्टे यानी कि लीज पर दी जाएगी। अनुमान यह जताया जा रहा है कि इस प्लांट से प्रतिदिन 48 मिलियन चिप्स का उत्पादन होगा, जिससे 16,000 युवाओं को सीधे तौर पर रोजगार सृजन होगा। इस प्लांट में जिन क्षेत्रों को कवर किया जाएगा उनमें ऑटोमोटिव, इलेक्ट्रिक वाहन, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, दूरसंचार और मोबाइल फोन शामिल हैं। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत की से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर। पिछले एक महीने में प्रमुख मंडियों में चना, तुअर और उड़द की कीमतों में 4% तक की गिरावट आई है, लेकिन इनकी खुदरा कीमतों में ऐसी कोई गिरावट नहीं देखी गई है। ऐसे में सरकार ने खुदरा दुकानदारों से ग्राहकों को राहत प्रदान करने के लिए उचित प्रॉफिट मार्जिन वसूलने को कहा है। उपभोक्ता मामलों के विभाग ने दालों के मूल्य पर चर्चा करने के लिए रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के साथ एक बैठक आयोजित की, जिसमें सरकार ने चेतावनी दी है कि वो स्टॉक सीमा का उल्लंघन, सट्टेबाजी और बाजार से जुड़े लोगों की ओर से मुनाफाखोरी पर कड़ी कार्रवाई करेगी। कपड़ा और परिधान निर्यात में जून में साल दर साल 1.63% की बढ़त देखी गई है, जबकि कपड़ा निर्यात में 0.5% बढ़त हुई। वहीं परिधान शिपमेंट 3.68% बढ़ा। अगर अप्रैल से जून तक की अवधि में कपड़ा और परिधान निर्यात की बात करें तो साल दर साल इसमें 4.08% की बढ़ोतरी हुई है। पेटीएम को सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी ने एक प्रशासनिक चेतावनी दी है। पेटीएम की पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशंस को वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए लेन देन के एक सिलसिले में मार्केट रेगुलेटर सेबी ने वार्निंग लेटर भेजा है। मामला वित्त वर्ष 2022 में ऑडिट कमेटी या शेयर होल्डर की मंजूरी के बिना पेटीएम पेमेंट्स बैंक के साथ संबंधित लेन देन से जुड़ा हुआ है। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने कहा कि नवाचारी परियोजनाओं की मदद से भारत शून्य कार्बन उत्सर्जन की तरफ बढ़ रहा है। उन्होंने गुजरात के खावड़ा में अदानी समूह के नवीकरणीय ऊर्जा संयंत्र के उनके दौरे को एक सीखने वाला अनुभव बताया। बता दें कि अदानी समूह गुजरात के कच्छ स्थित खावड़ा में परती जमीन पर दुनिया की सबसे बड़ी 30,000 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना का विकास कर रहा है। अदानी समूह और सीरियस इंटरनेशनल होल्डिंग का संयुक्त उपक्रम और इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी की सहायक सीरियस डिजिटेक लिमिटेड ने क्लाउड प्लेटफॉर्म कंपनी कोरेज आईओ के अधिग्रहण की घोषणा की। कोरेज आईओ डेटा की सुरक्षा के लिए क्लाउड सर्विस मुहैया कराता है। अधिग्रहण से सीरियस डिजिटेक को क्लाउड सेवाएं प्रदान करने में सक्षम बनाया जाएगा। घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या जून में करीब 6.25% बढ़कर 1.32 करोड़ पर पहुंच गई है। एक साल पहले इसी महीने में ये 1.25 करोड़ थी। डीजीसीए के मुताबिक इंडिगो से सबसे अधिक 80,86,000 लोगों ने यात्रा की है। एयर इंडिया से 17,47,000 और विस्तारा से 12,84,000 लोगों ने यात्रा की। देश की दिग्गज दवा कंपनी सिप्ला को आयकर विभाग ने 773 करोड़ 44 लाख रुपए का भारी भरकम नोटिस थमाया है। कंपनी को ये नोटिस 2015-16 से 2022-23 के असेसमेंट ईयर के लिए दिया गया है। सिप्ला ने आयकर विभाग से मिली इनकम टैक्स की इस डिमांड को गैर वाजिब बताते हुए कानूनी तौर पर इसके खिलाफ अपील करने की बात कही है। सैमसंग ने अपने छठी पीढ़ी के फोल्डेबल स्मार्टफोन गैलेक्सी Z Fold 6 और गैलेक्सी Z Flip 6 के लिए रिकॉर्ड प्री ऑर्डर की घोषणा की। पहले 24 घंटों में इनके लिए प्री ऑर्डर पिछली पीढ़ी के फोल्डेबल की तुलना में 40% अधिक हुए। भारतीय उपभोक्ताओं के लिए गैलेक्सी Z Fold 6 और Z Flip 6 का निर्माण सैमसंग की नोएडा फैक्ट्री में किया जा रहा है। बात अब खेल जगत की कर लेते हैं। पेरिस में ओलंपिक के आयोजन को लेकर तैयारियों का दौर हर स्तर पर दिख रहा है। ओलंपिक के दौरान यातायात पर कोई असर ना पड़े, इसके लिए 185 किलोमीटर लंबी लेन को ओलंपिक के लिए समर्पित किया गया है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। खेल का सबसे बड़ा महाकुंभ ओलंपिक
फ्रांस की राजधानी पेरिस में इस बार आयोजित होने जा रहा है। ओलंपिक के शुरू होने में अब जबकि कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में पेरिस में इसकी व्यापक तैयारियां देखने को मिल रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ओलंपिक खेलों के दौरान बड़ी संख्या में विदेशी पर्यटकों के पेरिस पहुंचने की उम्मीद है। ऐसे में परिवहन व्यवस्था दुरुस्त रहे, साथ ही साथ यातायात में किसी तरह की कोई दिक्कत पेश न आए, इसके लिए पेरिस पुलिस के द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। पेरिस पुलिस ने इस कड़ी में 185 किलोमीटर लंबी लेन ओलंपिक के लिए सुरक्षित कर दी है, ताकि ओलंपिक खेलों से जुड़े अधिकारी, खिलाड़ी और अन्य लोगों को यातायात के दौरान कोई परेशानी सामने न आए। देखिए, हमने 185 किलोमीटर लंबी सड़क सिर्फ पेरिस ओलंपिक के लिए समर्पित कर दी है। ये 7 दिन 24 घंटे चालू रहेगी। यहाँ पर विशेष साइन लगे होंगे और इस तरह के साइन बोर्ड थोड़ी थोड़ी दूरी पर मिलेंगे। पुलिस के मुताबिक इन लेन्स पर सुरक्षा का भी पूरा ध्यान रखा गया है और जगह जगह पर यहाँ पर पुलिसकर्मी तैनात होंगे। देखिए, हमने अपने कई अफसरों को इस काम में लगाया हुआ है और आने वाले समय में इसमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इनका काम लोगों की सहायता करना, साथ ही साथ अपराधों को खत्म करना होगा। वैसे इस लेन के सामने आने के बाद से अब तक 400 चालान काटे जा चुके हैं। इस लेन पर अनधिकृत वाहन पूरी तरह से प्रतिबंधित हैं। वैसे ओलंपिक खेलों के दौरान करीब 35,000 पुलिसकर्मी पेरिस में जगह जगह पर मौजूद होंगे। कुल मिलाकर फ्रांस के लिए ओलंपिक 2024 का आयोजन एक बड़ी तस्वीर के रूप में सामने है, जो न केवल उसकी मेजबानी की सफलता के अक्स को सामने रखेगा, बल्कि पर्यटन के लिहाज से भी पेरिस की उपयोगिता को विश्व स्तर पर सामने लाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। न्यूज़ से 10 में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले पेरिस ओलंपिक के शुरू होने में अब बस कुछ चंद दिन ही बचे हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस बार के ओलंपिक में कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो इस बार के ओलंपिक को अपने आप में खास बना रही हैं। आप इन बातों पर ध्यान दीजिए। मुझे दीजिए अनुमति। डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार। खेलों का महासमर ओलंपिक शुरू होने को है। ये खेल का एक ऐसा मंच है जिसका दीवाना हर कोई होता है और जहां पदक की तस्वीर को सच करना एक ऐसी कामयाबी के रूप में होता है जिसे ताउम्र याद रखा जाता है। वैसे इस सबसे अलग हटकर अगर देखा जाए तो इस बार के ओलंपिक में क्या कुछ नया है, तो ऐसी कई बातें हैं जो इस बार के ओलंपिक में पहली बार होंगी। इस बार के ओलंपिक फ्रांस की राजधानी पेरिस में होने जा रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा जब फ्रांस की राजधानी पेरिस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल होंगे। इससे पहले पेरिस 1900 और 1924 में पेरिस खेलों की मेजबानी कर चुका है। पेरिस सिर्फ दूसरा शहर होगा जो 3 ओलंपिक खेलों की मेजबानी कर चुका होगा। रूस और बेलारूस के खिलाड़ी न्यूट्रल एथलीट्स। इस बार के ओलंपिक में रूस और बेलारूस के खिलाड़ी अपने अपने देशों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। दरअसल रूस यूक्रेन संघर्ष के चलते ये तस्वीर सामने है। स्टेडियम में नहीं होगा उद्घाटन समारोह। इतिहास में पहली बार ओलंपिक खेलों का उद्घाटन समारोह स्टेडियम में नहीं होगा। 26 जुलाई 2024 को हजारों की संख्या में सभी देशों के संबंधित खिलाड़ी साइन नदी के 6 किलोमीटर रास्ते पर नावों में परेड करेंगे। इस भव्य आयोजन को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोगों के आने की उम्मीद की जा रही है। ओलंपिक में पहली बार देखने को मिलेगा ब्रेकिंग। ओलंपिक में पहली बार ब्रेक डांसिंग को शामिल किया गया है। पेरिस ओलंपिक में कुल 32 खेलों में खिलाड़ी पदक के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे। निश्चित रूप से कुछ नई बातें इस बार के ओलंपिक के चार्म को बढ़ाएंगी और इस खेल के प्रति खेल प्रेमियों को और आकर्षित करेंगी। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।